This is Rajni here. Welcome to our YouTube channel R Square Pathshala. Today we are going to talk about accounting principle. This is a most important topic for commerce student. Now let's start. Today we are cover concept and convention of accounting principle. First one, business entity. हम जो कवर करेंगे उसके अंदर फर्स्ट होगा हमारा बिजनेस एंटिटी, नेक्स्ट करेंगे हम मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस। वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ये आपका बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट and also commerce student 11th-12th. First one is a business entity. See, business entity means कि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस और एक ऑनर दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये ऑनर का नाम है एक्स, ठीक है, और इसके बिजनेस का नाम होगा एक्स लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, जो भी है वो हम उसका नाम रखेंगे। तो जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या मान के चलते हैं कि एक बिजनेस और एक ऑनर दोनों की क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज जो आपका बिजनेस होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किस बेस पे करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, नॉट ऑनर्स, ठीक है। तो इसलिए जब हम कभी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो ओनर का नाम मेंशन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स लिमिटेड कंपनी, वाई लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इस नाम से किया जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। तो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमेशा आपको पता होगा कि ओनर को हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है, ओनर को कंसिडर किया जाता है क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के अंदर क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। अब इसको क्रेडिटर क्यों कहा जाता है, बिजनेस की ने जो इन्वेस्ट किया है एक ओनर ने, उसको हम कैपिटल क्यों कहते हैं। तो देखो, जो एक ओनर ने क्या लगाया, ओनर है, ओनर क्या लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। लेकिन वो एक बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बिजनेस के लिए, वो बिजनेस के लिए हो जाती है लाइबिलिटीज। हमेशा याद रखना, एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमेशा आपकी ऑनर की कैपिटल लाइबिलिटी साइड मेंशन की जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये बैलेंस शीट है वो किस बेस पे बन रही है, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। इसलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम किस बेस पे करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो जो हमने लाइबिलिटी साइड है, हम कैपिटल क्यों दिखाते हैं, इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ओनर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की क्या हो जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो बिजनेस की साइड हमेशा ओनर की कैपिटल को मेंशन किया जाता है, लाइबिलिटी साइड। इन केस अब ये सर्कल चलेगा, मान लो ये कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट की, जब ओनर इस कैपिटल को बिजनेस से निकालता है तो वो क्या बन जाती है, ड्राइंग, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, ड्राइंग बन जाती है। इन अ सिंपल लैंग्वेज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि हम ओनर को और एक बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी कंसर्न करते हैं, जिसके अंदर एक बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा मनी मेजरमेंट। देखो, जितने भी प्रिंसिपल हैं आपके, कंसेप्ट है, उनको रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, जस्ट इसके नाम को देखो, ठीक है। इससे ही आपको पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नाम से ही आपको क्या करना है, उसको डिफाइन करना है, रटना नहीं है। जैसे कि मनी, मनी को आपको पता है मनी क्या है, मेजरमेंट मतलब उसको मापना, ठीक है। तो नाम से ही शो हो रहा है मनी मेजरमेंट, मीन्स कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे,
उन्हीं ट्रांजैक्शंस की, जो भी ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे जिसको हम किस में मेज़र कर सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शंस को हम मनी के अंदर मेज़र नहीं कर सकते उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, उसको कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ ट्रक, मेरे पास 9 ट्रक है, तो 9 ट्रक को आप एंट्री कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम एसेट साइड दिखाते हैं तो उनको मनी में जिनको मेज़र कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाते हैं कि फर्नीचर हमारा इतने लाख का है, बिल्डिंग हमारी इतने लाख की है। तो इसी तरह 9 ट्रक्स हैं, उनको पहले मनी में मेज़र करो, तभी हम उनको शो कर पाएंगे कि 9 ट्रक्स की कितनी वैल्यू है, उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। जैसे कि 12 टन ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर इसको आप रॉ मटेरियल्स को आप मनी में मेज़र कर सकते हो, मनी में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तभी आप इसकी एंट्री करोगे, अदरवाइज इसकी ट्रांजेक्शन्स हम कहीं भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। यानी कि मनी को इसमें अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। मनी यहाँ पर क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेशंस होता है। मनी को हम क्या लेकर चलते हैं, कॉमन डिनोमिनेशंस लेकर चलते हैं, ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कीप्ड नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट। सिर्फ उन्हीं को हम करेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। थर्ड वन आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न हमें क्या बोलता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हम ये मान के कभी भी चलेंगे कि मेरा बिज़नेस तो नहीं 2-3 महीने में, 1 साल में ही क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, कि मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, नहीं ना। हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते। हम स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ लेके चलते हैं तो ये मान के चलते हैं इनडेफिनेटली मेरा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड्स तक, लॉन्ग टाइम्स तक क्या करेगा, रन करेगा। इसी तरह बिजनेस में भी हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंड है, गोइंग कंसर्न पे डिपेंड है, कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू कैरी करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता बिजनेस को क्लोज करने का। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, नो इंटेंशंस टू क्लोज द बिजनेस, कि हमें अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करना है, हम अब बिजनेस को कंटिन्यू कैरी करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन आता है अकाउंटिंग पीरियड्स। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये अकाउंटिंग पीरियड्स। होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड्स, अकाउंटिंग पीरियड्स क्या होता है, ये हमने क्यों बनाया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ठीक है, क्या इससे आपको बेनिफिट मिला, ये सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट था वो इसलिए लेकर आए क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि हर बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट तो बनाते थे, लेकिन सबका कोई एक एक्चुअल पीरियड नहीं था। कोई किसी ईयर्स में अपने बिजनेस अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या करते थे, सभी अपने अकाउंट्स को बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसी ने अपना अकाउंटिंग ईयर कभी एंड किया है तो किसी ने किसी ईयर्स में एंड किया है, तो हमें एक एक्चुअल बिजनेस पोजीशंस नहीं पता लग पाती थी जिससे हम क्या कर सके, अपने बिजनेस को किसी अदर बिजनेस से कंपेयर कर सके। तो एक अकाउंटिंग पीरियड इसलिए बनाया गया ताकि एट द एंड हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसके एंड में क्या कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द लॉस, यानी कि एक बिजनेस के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, एग्जैक्ट आपकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इन शॉर्ट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को पता लगाने के लिए हमने क्या बनाया, एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया, जिसके अंदर क्या होता है, सभी के लिए ये पीरियड सेम होता है, सभी बिजनेसमैन होते हैं, एक एट द एंड में क्या करते हैं, अपने अकाउंट को एंड करते हैं, यानी कि अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तैयार किया जाता है जिसमें आपको एक्चुअल पोजीशंस पता लग जाती है कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो सबको पता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, फर्स्ट कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च में क्या होता है, हम उसको एंड करते हैं। इसी तरह कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, 1 जैन से स्टार्ट होता है और जो एंड कब होता है 31 दिसंबर को होता है।
अकाउंटिंग पीरियड रेफर टू द स्पैन ऑफ द at the end of which the financial statement of the enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during that period and the what exactly is the position of its assets and liability at the end of the period. यानी कि हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. इन केस मान लो हम अकाउंटिंग पीरियड को नहीं रखते तो क्या होगा, हम अपने बिजनेस को रन करते रहेंगे, हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, एक्चुअल में हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है. तो ये इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट रहता है क्योंकि ये एग्जैक्ट पोजीशंस को हमारी क्या करता है, बताता है. इसके बाद आता है फिफ्थ, हमारा आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका ऑल्टरनेट नेम है. जो यूजीसी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ऑल्टरनेट नेम है, वो ज़रूर याद करके जाएं क्योंकि क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जो उनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं. तो कॉस्ट कंसेप्ट का ऑल्टरनेट नेम क्या है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट बोलते हैं इसको. क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको किस बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी कॉस्ट पे. यानी कि मान लो मैंने एक एसेट्स परचेज की है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 4 लाख की. 4 लाख में हमने उसमें उसको क्या किया है, पे किया है. बट उसको लाने में, उसको ट्रांसपोर्टेशंस करने में, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने में हमारा अदर खर्चा भी कितना आ गया है, 2 लाख का और आ गया. ठीक है, ये तो हमारा मार्केट प्राइस था, लेकिन उसको हमें अपने बिजनेस तक लाने में, उसको इंस्टॉल करने में, हमारा ट्रांसपोर्ट करने में 2 लाख का खर्चा और आ जाता है. तो हम बुक में उसकी एंट्री किससे करेंगे, 6 लाख से करेंगे. याद रखना, कॉस्ट कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, कॉस्ट कंसेप्ट हमारा बोलता है कि हम जितनी भी एंट्रीज हैं वो किस बेस पे करेंगे, कॉस्ट बेस पे करेंगे, नॉट मार्केट प्राइस. यानी कि उसको लाने में, ले जाने में, इंस्टॉल करने में जो भी आपका खर्चा आया है उनको आप अपने किसके अंदर, जितने में आपने उसको परचेज किया था उसके अंदर आप उस चीज़ को क्या करोगे, ऐड करोगे. तो याद रखना कि हमने परचेज में जितनी भी आपकी अदर कॉस्ट आती है, अदर कॉस्ट बोले तो आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया है, उसको इंस्टॉल करने में जितना खर्चा आया है, ठीक है, एक्विजिशंस में जितना खर्चा आया है, उन सभी खर्चों को आप क्या करोगे, टोटल करोगे. उस टोटल पे जो भी आपकी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट पे हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट द ऑल एसेट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस which includes cost of acquisitions, transportations, installations and making the asset ready for the use. यानी कि आपने उस एसेट्स को यूज़ करने के लिए जितना भी आपका खर्चा हुआ है उन सभी खर्चों को हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा हो जाता है कॉस्ट कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट का ऑल्टरनेट नेम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. क्लियर है. 6th वन आता है ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब नाम से ही शो रहा है, डबल एंट्री. यानी कि ड्यूअल मतलब जो दो आपके जो भी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस है आपकी दोनों साइड्स को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, तो उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट. जितनी भी आपकी कॉमर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसी पे डिपेंड होती हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट पे होती हैं. यानी कि डबल एंट्री बेस पर होती हैं, सिंगल एंट्री बेस पर कोई भी ट्रांजैक्शंस आपकी नहीं होती. क्यों, सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेके चलो. जैसे कि मान लो आप अपने डेली रूटीन के बेस पे भी देखो, मान लो आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, यानी कि मान लो आपने क्या किया है, एक कार परचेज की है, तो कार परचेज करने में आपकी डबल एंट्री होंगी. कैसे होंगी, जैसे कि कार परचेज करोगे तो आपका एक तरफ तो आपका कैश जा रहा है, दूसरी तरफ आपकी क्या आ रही है, एसेट्स भी आपके पास आ रही है. तो ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड्स को इफेक्ट करता है. क्यों, कभी भी हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एक साइड से तो हमारी वो चीज़ जाती है, दूसरी साइड से हमें क्या होती है, रिसीव होती है. ठीक है, जैसे कि आपने कार परचेज की तो एक तरफ से तो आपका कैश गया, दूसरी तरफ से आपको क्या हुआ, एसेट्स आपको मिली. तो दिस कंसेप्ट स्टेट दैट द एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ड्यूअल और टू-फोल्ड इफेक्ट ऑन द वेरियस अकाउंट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट द टू प्लेसेस.
यानी कि एसेट्स आपकी क्या होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल क्यों होते हैं, इसी बेस पे होते हैं, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट बेस पे होते हैं। एक साइड आपकी क्रेडिट होती है तो दूसरी साइड को आपको डेबिट करना पड़ता है, एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से जा भी रहा है, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट हमारा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो दोनों साइड्स पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। 7th आता है आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तभी कंसिडर कर लेते हैं जब एक्चुअल में हमें उसका लीगल राइट क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, जैसे ही आपको उसका लीगल राइट मिल जाता है तुरंत आप उसको क्या कर देते हो, रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है। इसमें ये नेसेसरी नहीं होता कि आपने उसकी पेमेंट की है या नहीं की है, आपको कैश रिसीव हुआ है और नॉट, पेमेंट आपने की है और नॉट, ठीक है। जैसे ही आपको किसी भी चीज़ का लीगल राइट मिल जाता है तभी हम उसकी एंट्री कर देंगे। हम ये वेट नहीं करेंगे कि अभी तो हमें इसका कैश रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। लीगल राइट जैसे ही आपको मिला वैसे ही आपने उसकी एंट्री की, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टॉपिक के अंदर कि आप क्या नहीं देखते कि आपको कैश क्या हुआ है, रिसीव और नोट, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक एसेट्स परचेज की है, जैसे ही आपको उस एसेट्स का लीगल राइट मिल जाता है, आपने एसेट्स आपके पास आ जाती है, उसका कैश मान लो आप 3-4 डेज़ के बाद आप उसको कैश दोगे, तो ये नहीं है कि आप वेट करोगे कि मैं जब कैश दूंगा तभी उसकी एंट्री करूंगा, नहीं। जैसे ही आपको उस चीज़ का लीगल राइट मिल जाता है वैसे ही आप उसकी क्या कर देते हो, ट्रांजैक्शन कर देते हो। सेम एज पेमेंट में होता है कि आप ये वेट नहीं करते कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं, जैसे ही आपने उसकी ट्रांजैक्शंस कर दी है, जैसे ही आपका लीगल राइट मिल गया है तो आप उसकी एंट्री कर दोगे। ये होता है हमारा क्या, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस, ठीक है। 8th आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि आप अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करोगे, जितने भी लॉसेस होते हैं उनको मैच करोगे। जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, यानी कि इस ईयर में जितने भी आपको प्रॉफिट हुए हैं उसी ईयर्स के आपको क्या लेने होते हैं, लॉसेस लेने होते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, मैच करते हो आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी कि उस पीरियड्स में आपके कितने प्रॉफिट्स हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने लॉसेस हैं उन दोनों को मैच करते हैं। ये होता है हमारा क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। 9th आता है फुल डिस्क्लोजर। जैसे कि नेम से ही शो रहा है, फुल मतलब कि आपकी जिसमें रेलिवेंट हो या ना हो, ठीक है, उस सारे फैक्ट है, जितने भी फैक्ट आते हैं उनको फुल्ली डिस्क्लोज कर दो। मस्ट बी फुल्ली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी कितने भी आपकी छोटी बड़ी जितनी भी आइटम्स हों, ठीक है, उन सभी को क्या कर दो, फुल्ली डिस्क्लोज कर दो। कोई भी आइटम है उसको हम क्या नहीं करते, हिडन नहीं करते, ठीक है, हाइड नहीं करते। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उनकी सभी टोटली जितनी भी बोलो सभी की क्या कर दो, एंट्री कर दो, कंप्लीट डिस्क्लोज कर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल डिस्क्लोजर। 10th आता है आपका कंसिस्टेंसी। नाम से ही शो रहा है कि एक किसी भी चीज़ में यूनिफॉर्मिलिटी का होना, यानी कि कंसिस्टेंट होना, यूनिफॉर्म होना मतलब सिमिलर होना। जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ वो एक ही वे में कर रही हूँ, अगर मैं उस वे को चेंज कर देती हूँ फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर देती हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी कि मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, मेरे लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर आपका मेथड अलग था, फिर उससे लास्ट ईयर आप अलग मेथड यूज़ कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर आपने अलग मेथड यूज़ किया, तो इससे क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम मैच नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। इसलिए एक आपका एस्पेक्ट आया था कंसिस्टेंसी। इसमें क्या हुई कि जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो उसमें यूनिफॉर्मिलिटी का लाना, यानी कि सिमिलरिटी का लाना, ताकि हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो क्या होता था, डेप्रिसिएशन लगाने के क्या होते थे हमारे, एक तो मेथड होते थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूज़ करते थे जिसमें क्या करते थे, हर साल आप एक ही मेथड को यूज़ करोगे,
यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स हैं, उसमें से आप किसी एक मेथड्स को चूज़ कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने पहले कुछ और मेथड्स का यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और मेथड्स का यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप अपने बिजनेस को मान लो 2020 में आपका कितना प्रॉफिट हुआ था और 2022 में कितना हुआ है, दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हो, लेकिन आपने मेथड तो अलग अलग यूज़ किए, तो कैसे कंपेयर करोगे। इसीलिए बिजनेस के अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे आप क्या कर सको, अपने बिजनेस को कंपेयर कर सको और आपके लिए भी वो क्या हो, आसान हो जाए कि हर बार आप सेम मेथड को यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप क्या भी हो जाते हो, परफेक्ट भी हो जाते हो और इजीली आप क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा शुड बी यूनिफॉर्म वर्ड और कंसिस्टेंसी वन द पीरियड ऑफ द टाइम सो दैट रिजल्ट आर कंपेरेबल। ठीक है, कंपेयर कर सको, कंपेरेबिलिटी आपके रिजल्ट में आ सके। व्हेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंसी बीइंग अप्लाई बाय द डिफरेंट एंटरप्राइजेस फॉर ए पीरियड अंडर द कंपैरिजन और द सेम फर्म फॉर ए नंबर ऑफ द पीरियड, यानी कि एक सेम फर्म या अदर फर्म सेम आप ये क्या कर रहे हैं, टॉपिक्स आपके मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उसका बेनिफिशियल क्या होगा कि आप अपने एग्जैक्ट अपनी प्रॉफिट लॉस को जान सकोगे, कंपेयर कर सकोगे, ठीक है, मैच कर सकोगे। फिर आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को दूसरा नाम क्या होता है, प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमता। यानी कि हर एक बिजनेसमैन को क्या माना जाता है, अपने आप में क्या बनता है, वो बुद्धिमान बनता है। इसलिए वो क्या कर देते हैं कि आप अगर किसी ईयर में आपके इन फ्यूचर आपको लॉस होते हैं, तो उसके लिए तो हम क्या कर लेते हैं, एक बैकअप बना के चलते हैं। लॉस को तो हम क्या कर लेते हैं कि लॉस के लिए तो हम एक पूरा क्या बना के, बैकअप बना के चलते हैं, लेकिन प्रॉफिट के बारे में हम किसी तरह का कोई भी क्या नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। किसी भी तरह की हम उसके बारे में ध्यान नहीं रखते कि इन केस प्रॉफिट है तो उसका क्या करेंगे। तो कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि एक लॉसेस के लिए तो वो क्या करता है, ट्रांजैक्शंस लेकर चलता है, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉफिट के लिए वो किसी भी तरह का ओवर स्टेटेड नहीं करता, यानी कि उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक है, इसका लॉस क्या होते हैं, इसका लॉस ये होता है कि आप ना एक बिजनेस के लिए एक्चुअल प्रॉफिट का पता नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि आपने लॉस के लिए तो क्या कर लिया, प्रिपरेशन कर ली। लॉस के लिए तो आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट लेके चल रहे हो, लेकिन प्रॉफिट का किसी तरह से कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे। लॉस की तो कर ली, तो इसके कारण आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती। दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ए सच ए मैनर दैट प्रॉफिट आर नॉट ओवरस्टेटेड, ऑल एंटिसिपेटेड losses should be accounted for but all unrealized gain should be ignored। यानी कि अनरियलाइज्ड मतलब कि अभी आपको वो प्रॉफिट नहीं हुए हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको होंगे, गेन होंगे, तो उनको आपने इग्नोर किया, उनको लेकर नहीं चल रहे। लेकिन इन केस आपको लॉस हो जाते हो तो उनको आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको आप क्या कर रहे हो, एंटिसिपेटेड कर रहे हो। तो कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, जिसमें क्या लेके चलते हैं कि अपने लॉसेस के लिए तो क्या किया, एक बैकअप लिया। लॉसेस के लिए तो आपने की पूरी प्लानिंग की है, लेकिन प्रॉफिट के को आपने क्या किया, गेन को आपने क्या किया, टोटली इग्नोर किया। तो ये होता है आपका कंजर्वेटिज्म। फिर आती है मेटलिटी। मेटलिटी क्या होता है, मतलब इम्पोर्टेंट। ये फुल डिस्क्लोजर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या लेके चलते हैं कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। वेदर आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर्स एंड अमाउंट, कि अमाउंट पे और उसके नेचर पे डिपेंड होती है। मान लो कि आप बिजनेस है, आपका टर्नओवर बिजनेस का लाखों करोड़ों में है और आप थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस है वगैरह हुई है, तो उसकी ट्रांजेक्शन थोड़ा ना करोगे, ठीक है, तो उनको आप इग्नोर करोगे। इन केस आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका टर्नओवर ही बहुत कम है। तो जो छोटे मोटे आप रिपेयर के, मेंटेनेंस के खर्चे कर रहे हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तब आप उनकी एंट्री करोगे। तो मेटेलिटी क्या बोलते हैं कि आप किन चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे, वो डिपेंड होता है आपके नेचर और आपकी अमाउंट पे, ठीक है। जो आपके मटेरियल है, रेलिवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी की आप एंट्री करोगे और बाकी को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, उसकी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि एक फर्म
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करें उसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो एक एविडेंस के बेस पे करो, एक प्रूफ के बेस पे करो। उस जैसे कि आपके पास क्या है, बिल की स्लिप है, मेमो है, इनवॉइस है, उनके बेस पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में किसी तरह की कोई भी बायसनेस नहीं होगी। मेनली जो ऑब्जेक्टिविटी होता है वो आपके बायसनेस को क्या करता है, कम करता है। ऑब्जेक्टिविटी से क्या होता है, हम फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द बायस। यानी कि कब फ्री होंगे हम, तब फ्री हो जाएंगे अगर इन केस आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो वो एक एविडेंस के बेस पे कर रहे हो, एक वेरिफिकेबल आपके पास एविडेंस है, लाइक इनवॉइस है, उनके बेस पे आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आपके जो बिजनेस के अंदर है किसी तरह की बायसनेस नहीं होगी। और जो आपकी किसका मेंशन करता है, ऑब्जेक्टिविटीज़ को मेंशन करता है। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे हम अपने जितने भी हमने की है। जैसे कि हमने फर्स्ट, फिर 2 क्वेश्चंस हैं आपसे पुट किए जाएंगे, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। और जो भी आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी जब भी क्लास होगी तो उसमें पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो क्विक रीजन करते हैं कि हमने पहले किया बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने ओनर को और बिजनेस को सेपरेट लेकर चलते हो, दोनों की क्या मान के चलते हो कि सेपरेट एंटिटी है। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स की आप रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। गोइंग कंसर्न होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड तक क्या करेगा, रन करेगा, हमारा अभी इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को क्लोज करने का। अकाउंटिंग पीरियड्स हमारी हेल्पफुल करता है कि हम एट द एंड में अपनी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं किस बेस पे करते हैं, कॉस्ट पे, जिसके अंदर आपकी परचेजिंग प्लस उसको एक्विजिशन, इंस्टॉलेशंस का और ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा है उनको ऐड करके फिर हम उनकी एंट्री करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट बोलता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड होते हैं कि एक तरफ हमारी चीज़ कोई क्रेडिट है तो दूसरी तरफ वो क्या होती है, डेबिट होती है। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपके जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उनको हम उसी पीरियड्स के लॉसेस के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने की है उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कंसिस्टेंसी बोलता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सेम यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। ऑब्जेक्टिविटी आपको क्या करता है, फ्री करता है फ्रॉम द बायस से, जिसमें हम उन्हीं चीज़ों को एंट्री करेंगे जिसका हमारे पास एविडेंस होता है। कंजर्वेटिज्म को हम प्रूडेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लॉस को क्या करते हैं, सारे के जितने की लॉस होते हैं उनको हम एंटिसिपेटेड करते हैं, बट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ओवरस्टेट नहीं करते। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि हम तभी उसकी ट्रांजैक्शन कर देंगे जैसे ही हमारी ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। हम ये वेट नहीं करते कि हम उसका कैश रिसीव हुआ है और नॉट, जैसे ही हम उसकी एंटिटी हमें मिल जाती है, उसकी ओनरशिप मिल जाती है, उसी बेस पर हम क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं। तो इसी टॉपिक के बेस पे हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड, यानी कि रिवेन्यू के बारे में पूछा है कि हम अपनी ट्रांजेक्शन है कब रिकॉर्ड कर देते हैं। व्हेन कैश इज रिसीव और नॉट, व्हेन ट्रांजेक्शन अकर, व्हेन प्रॉफिट इज कम्प्यूटेड, व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि जब हमें कैश रिसीव होगा तब उसकी एंट्री करेंगे, तब करेंगे जब हमारी उसकी ट्रांजेक्शन्स हो गई है, या प्रॉफिट कम्प्यूटेड करेंगे तब करेंगे, या बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम दोज इफ इट्स ऑनर और अदर बिजनेस, यानी कि आप अपने बिजनेस को और अपने ऑनर्स को सेपरेट लेकर चलते हो, वो आपका कौन सा कंसेप्ट प्रिंसिपल होता है। मेटलिटी कंसेप्ट, टाइम पीरियड्स, मैचिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स एंटिटी कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो प्लीज़ इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से, ठीक है। जो भी आपको टॉपिक्स है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम्स है, आप उन टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो नेक्स्ट हम उसी से डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क करना ना भूलें।
तो हाँ, इसी से हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।